ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है जंतु विज्ञान विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम लिवर फ्लूक का जीवन चक्र। ये कार्यक्रम BSc जंतु विज्ञान के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र जीव और जैव विविधता की पहली इकाई पर आधारित है। इस कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर शशि तिवारी। कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो साथियों, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम लिवर फ्लूक का जीवन चक्र। छात्रों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो है लिवर फ्लूक का जीवन चक्र। तो छात्रों, ऊन देखी है? हाँ, वही जिससे स्वेटर बनता है, शॉल बनती है, जिसका उपयोग हम सर्दी से बचने के लिए करते हैं। यह ऊन हमको भेड़ों से, शीप से मिलती है। यदि भेड़ स्वस्थ है, किसी प्रकार के रोग से ग्रसित नहीं है, तो ऊन की पैदावार अच्छी होगी, मात्रा भी ज्यादा होगी, गुणवत्ता भी ज्यादा होगी, जिससे ऊन के व्यापार करने वालों को लाभ होगा और लोगों तक अच्छी ऊन पहुंचेगी। लेकिन यही भेड़ यदि संक्रमित हो जाती है तो भेड़ के साथ साथ ऊन के उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिससे व्यापार में हानि की संभावना हो सकती है और लोगों तक भी उस गुणवत्ता की ऊन नहीं पहुंचेगी। छात्रों, आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, उस परजीवी पैरासाइट की होस्ट या पोषक एक भेड़ ही होती है। इस परजीवी के कारण भेड़ की ऊन झड़ने लगती है, भेड़ें कमजोर हो जाती हैं, यहाँ तक कि वे खाना पीना भी छोड़ देती हैं और मृत्यु तक हो जाती हैं। ये परजीवी भेड़ों में फैसिलिएसिस नामक बीमारी पैदा करते हैं, जिससे कि उनके लिवर का टिश्यू, बाइल डक्ट का टिश्यू डैमेज हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और ये परजीवी है लिवर फ्लूक, जिसका वैज्ञानिक नाम है फैसियोला हिपेटिका, जिसकी एक होस्ट शीप है। यूं तो इसकी कई स्पीशीज हैं जो मनुष्य, पिग, बकरी, डॉग, रैबिट पर अपना जीवन चक्र पूर्ण करती हैं, पर आज हम फैसियोला हिपेटिका, जिसकी शीप और स्नेल होस्ट है, के जीवन चक्र का अध्ययन करेंगे। फैसियोला हिपेटिका चूंकि पत्ती के जैसा होता है, चपटा दिखता है और लिवर में पैरासिटिक लाइफ लीड करता है, इसलिए इसका सामान्य नाम लिवर फ्लूक है। यह डाइजेनेटिक पैरासाइट है क्योंकि अपना जीवन चक्र 2 होस्ट में पूर्ण करता है। तो हमेशा याद रखिए, ऐसे पैरासाइट जो अपना जीवन चक्र 2 होस्ट में पूर्ण करते हैं, उनको डाइजेनेटिक पैरासाइट कहते हैं। अब आखिर ये होस्ट कौन कौन से हैं? तो फैसियोला हिपेटिका के जीवन चक्र में प्राथमिक या प्राइमरी होस्ट एक वर्टिब्रेट है, जो कि शीप है। सेकेंडरी होस्ट एक इनवर्टिब्रेट स्नेल है, घोंगा है, जो फ्रेश वाटर मॉलस्क है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये भीड़ के अंदर प्रवेश कैसे करते हैं? तो जब कोई शीप तालाब के किनारे की ऐसी पत्ती या घास खाती है जिस पर लिवर फ्लूक का मेटासर्केरिया लार्वा चिपका है, तो इस भोजन के साथ लिवर फ्लूक का लार्वा शीप में प्रवेश कर जाता है। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि लिवर फ्लूक
कि लाइफ साइकिल में कई तरह के लार्वल अवस्थाएं आती हैं। ये लार्वा कुछ स्वतंत्र तैरने वाले होते हैं तो कुछ पैरासाइट भी होते हैं। फिर भोजन के साथ ये मेटा सर्केरिया लार्वा शीप के स्टमक में पहुंच जाता है। अब आप सोचेंगे कि ये तो गैस्ट्रिक जूस में नष्ट हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इस मेटा सर्केरिया लार्वा के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सिस्ट होती है। यही कारण है कि शीप के स्टमक का गैस्ट्रिक जूस, पाचक रस भी इस लार्वा को नष्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि ये सिस्ट गैस्ट्रिक जूस में इनसॉल्युबल होती है। ये सिस्ट इस लार्वा की रक्षा करने का काम करती है, गैस्ट्रिक जूस के प्रभाव से प्रोटेक्ट करती है। गैस्ट्रिक जूस में तो ये सिस्ट डिसॉल्व नहीं हो पाती है, लेकिन इंटेस्टाइन का ट्रिप्सिन एंजाइम इस सिस्ट को डिसॉल्व कर देता है, जिसके कारण हजारों मेटा सर्केरिया लार्वा इंटेस्टाइन में फ्री हो जाते हैं। ये लार्वा अब इंटेस्टाइन वॉल को भेद कर लिवर में पहुंच जाते हैं। उस पर ये फीड करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, टिश्यू को नष्ट करते हैं और 5-6 सप्ताह तक यही चलता रहता है। पोषण के द्वारा इनका तो साइज बढ़ने लगता है, ये तो ग्रोथ करने लगते हैं, पर शीप का लिवर टिश्यू नष्ट होने लगता है, शीप कमजोर होने लगती है। अब ये लिवर छोड़ देते हैं और शीप की वाइल डक्ट में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर ये 11 से 13 सप्ताह में लगभग ये गोल आकार ले लेते हैं और मेटा सर्केरिया लार्वा मैच्योर लिवर फ्लूक में बदल जाता है और मैच्योर होने पर ये एग देने लगते हैं। लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि फैसियोला हिपेटिका एक हर्माफ्रोडाइट है, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही पर पाए जाते हैं, फिर भी फर्टिलाइजेशन क्रॉस ही होता है। कॉपुलेशन की प्रोसेस होस्ट की वाइल डक्ट में होती है। लिवर फ्लूक में एक स्पेशल कैनाल पाई जाती है जिसे लॉरल कैनाल कहते हैं। कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा लॉरल कैनाल किसमें पाई जाती है? लिवर फ्लूक में, जो कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह कार्य करती है। एक लिवर फ्लूक निषेचन के पश्चात एक बार में 3000 से 3500 तक अंडे देती है। ये निषेचित अंडे ब्राउन कलर और ओवल शेप के होते हैं। इसमें पर्याप्त मात्रा में योक होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये योक आया कहाँ से? इसका निर्माण योक ग्लैंड के द्वारा होता है, योक ग्रंथियों के द्वारा होता है और योक ग्लैंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक सहायक ग्रंथि है। ये योक ही है जो आगे भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा, क्योंकि लिवर फ्लूक के अंडे का आगे का विकास इसके शरीर से बाहर होता है। अब चूंकि एग को लिवर फ्लूक के शरीर से बाहर रहना है, अर्थात विपरीत परिस्थितियों के लिए प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी है, इसलिए योक ग्लैंड में एक और रचना पाई जाती है जिसे कि शेल ग्लोब्यूल कहते हैं। यह एग के चारों ओर एक शेल का निर्माण करती है और शेल या कैप्सूल येलो और ब्राउन कलर का होता है। ये भ्रूण की रक्षा करने का कार्य करती है। स्पर्म ओवा का फर्टिलाइजेशन होता है, एग या जाइगोट बनता है। अब डेवलपमेंट विकास प्रारंभ होता है। डेवलपमेंट की पहली प्रोसेस होती है क्लीवेज, विदलन, जिससे कई सेल का निर्माण होता है जो आगे जाकर विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। यह प्रोसेस लिवर फ्लूक की यूट्रस में ही स्टार्ट हो जाता है। पहला विदलन पूर्ण बट अनइक्वल होता है, जिससे 2 सेल का निर्माण होता है, फिर विभाजन होता है। इस प्रकार सेल्स की संख्या बढ़ती जाती है और लार्वल बॉडी का निर्माण होता है। अब आगे का विकास लिवर फ्लूक के अंदर नहीं होता है। अब ये एग ऑफ लिवर फ्लूक या हाइमन ने एनकैप्सुलेटेड एम्ब्रियो भी कहा है, लिवर फ्लूक के शरीर को छोड़ देते हैं। लिवर फ्लूक के गोनोपोर या जेनाइटल एपर्चर, जो लिवर फ्लूक की वेंट्रल साइड पर पाया जाता है, के द्वारा बाहर निकल जाते हैं और अब ये आ जाते हैं होस्ट की इंटेस्टाइन में, आंत में। इंटेस्टाइन में होस्ट या
शीप के फीसेस के साथ ये एग्स बाहरी वातावरण में आ जाते हैं और जमीन पर आ जाते हैं। अब इनके आगे के विकास के लिए एक निश्चित एक अनुकूल वातावरण चाहिए। इनका आगे का विकास तभी संभव है जब इनके पास पानी हो, 22 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हो, pH 6.5 हो। जब ये अनुकूल वातावरण मिल जाता है तो 9 से 15 दिन में ये एग मेरेसिडियम लार्वा में बदल जाते हैं। यह लिवर फ्लूक की लाइफ साइकिल का पहला लार्वा है जो स्वतंत्र अपना जीवन यापन करने वाला होता है। यह लार्वा यानी मेरासीडियम लार्वा लंबा, बहुत छोटा, ओवल शेप का होता है जिस पर बहुत सारे सिलिया पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से ये स्वतंत्र तैर सकता है। इस लार्वा के शरीर के अंदर बहुत सारी रचनाएं पाई जाती हैं। आगे की ओर एक एपिकल ग्लैंड पाई जाती है। अब ये लार्वा कैप्सूल या शेल के अंदर एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम स्रावित करता है, जिसके कारण ओपर्कुलम खुल जाता है और मेरासीडियम लार्वा बाहर आ जाता है और पानी में सिलिया की सहायता से तैरने लगता है। ये मेरासीडियम लार्वा कुछ खाता नहीं है, बस तैरता रहता है इस खोज में कि इसे इसका फेवरेट होस्ट मिल जाए। ये फेवरेट होस्ट है इसका स्नेल या लिम्निया। अगर तैरते तैरते यह इसके संपर्क में आ जाता है तो इसके शरीर को भेद करके, छेद करके उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। अगर 8 से 24 घंटे के अंदर मेरासीडियम लार्वा को स्नेल यानी सेकंड होस्ट नहीं मिलता है तो यह मर जाता है। यह स्नेल के अंदर पहुंचने से पहले अपनी सिलिएटेड एपिडर्मिस को छोड़ देता है, क्योंकि अब इसको तैरना नहीं है, अब स्वतंत्र नहीं, इसे परजीवी जीवन व्यतीत करना है। अब जल्दी ही यह पल्मोनरी चैम्बर से होता हुआ स्नेल की डाइजेस्टिव ग्लैंड में पहुंच जाता है। यहाँ पर इसमें बहुत परिवर्तन होते हैं और 14 दिन के अंदर यह सेकेंड लार्वल स्टेज में बदल जाता है, जिसे स्पोरोसिस्ट कहते हैं। यानी मेरेसिडियम लार्वा किसमें बदल गया? स्पोरोसिस्ट लार्वा में। मेरेसिडियम लार्वा कैसा था? फ्री स्विमिंग। और स्पोरोसिस्ट कैसा है? स्नेल पर पैरासाइट। अगर इस स्पोरोसिस्ट लार्वा की रचना देखें तो यह एक सैक की तरह दिखता है। मेरासीडियम लार्वा में जो सिलिएटेड एपिथेलियम थी उसकी जगह अब एक पतला क्यूटिकल बन जाता है। बहुत से ऑर्गन अब जिनका कोई काम नहीं है वे समाप्त हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, क्योंकि स्पोरोसिस्ट लार्वा को एक अंतः परजीवी जीवन व्यतीत करना है। अब यह अपने होस्ट की डाइजेस्टिव ग्लैंड से भोजन लेता है, अपनी वृद्धि करता है। कुछ समय बाद इस लार्वा की जर्म बॉल में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं और स्पोरोसिस्ट लार्वा नेक्स्ट लार्वल स्टेज में चेंज हो जाता है और प्रत्येक स्पोरोसिस्ट 5 से 8 रेडियल लार्वा में बदल जाते हैं। यह रेडियल लार्वा जल्दी ही स्पोरोसिस्ट लार्वा की बॉडी को तोड़कर होस्ट के डाइजेस्टिव ग्लैंड में आ जाते हैं। ये रेडियल लार्वा लंबा सिलेंड्रिकल होता है, इसके आगे के भाग पर मुख होता है। यह लार्वा होस्ट की डाइजेस्टिव ग्लैंड से भोजन अवशोषित करता है और अपनी मसल्स की सहायता से गति करता है। जब इसके पास सफिशिएंट खाना होता है, रेडियल लार्वा का जर्म बॉल्स से डॉटर रेडिया बनते हैं, जो कि एकदम अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं। अब ये डॉटर रेडिया लार्वा जल्दी ही अपने पेरेंट्स रेडिया लार्वा के शरीर को छोड़ देते हैं और होस्ट टिश्यू को खाना शुरू कर देते हैं, अवशोषित करना शुरू कर देते हैं। अब जब इनके पास सफिशिएंट फूड स्टोरेज हो जाता है, अनुकूल वातावरण हो जाता है, तो इनमें अंदर ही अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। अब ये प्रत्येक डॉटर रेडिया लार्वा 14 से लेकर 20 सर्केरिया लार्वा में बदल जाते हैं। अब ये डॉटर रेडिया की बॉडी को छोड़कर डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ होस्ट में प्रवेश कर जाते हैं और यहाँ से अपना भोजन ग्रहण करने लगते हैं। ऊपरी तौर से ये काफी कुछ एडल्ट लिवर फ्लूक से मिलता जुलता है। इसकी बॉडी हार्ट शेप की होती है और पीछे की तरफ एक लंबी पूंछ पाई जाती है। आगे की तरफ मुख होता है जिसमें सकर्स होते हैं। इसका शरीर चपटा हार्ट शेप का होता है और एक क्यूटिकल से ढका रहता है।
इस क्यूटिकल के नीचे साइटोजेनस ग्लैंड्स पाई जाती हैं। अब ये सर्केरिया लार्वा डाइजेस्टिव ग्लैंड छोड़ करके पल्मोनरी चैम्बर में आ जाते हैं। यहाँ से यह होस्ट स्नेल की बॉडी छोड़ देते हैं, 2-3 दिन तक पानी में तैरते हैं, सक्रिय जीवन यापन करते हैं। अब धीरे धीरे इनमें डीजनरेशन शुरू हो जाता है, टेल डिसअपियर होने लगती है। अब ये तैर नहीं सकते हैं और तालाब में किसी पत्ती से चिपक जाते हैं। इसकी रक्षा के लिए साइटोजेनस ग्लैंड्स जो क्यूटिकल के नीचे पाई जाती हैं, इनके चारों ओर एक मोटी सिस्ट का निर्माण करती हैं। इसका कार्य समाप्त होते ही ये ग्लैंड भी समाप्त हो जाती हैं। अंदर ही अंदर यह सर्केरिया लार्वा मेटासर्केरिया लार्वा में बदल जाता है। एक बार हम लार्वा दोहरा लें तो सबसे पहले लार्वा कौन सा था? मिरासीडियम लार्वा। कैसा था ये? फ्री स्विमिंग था। और इसके बाद कौन सा बना? स्पोरोसिस्ट। स्पोरोसिस्ट से रेडिया और रेडिया से डॉटर रेडिया बने और फिर सर्केरिया लार्वा बनता है और बाद में बनता है मेटासर्केरिया लार्वा। मेटासर्केरिया लार्वा हार्ट शेप से राउंड रचना में बदल जाता है। ये काफी कुछ लिवर फ्लूक जैसा दिखाई देता है। इसके चारों ओर एक मोटा सिस्ट होती है। ये सिस्ट इसकी विषम परिस्थितियों से रक्षा करती है। एक घास की पत्ती पर हजारों की संख्या में ये मेटासर्केरिया लार्वा चिपके रहते हैं। अब आगे की डेवलपमेंट के लिए इसको अपने होस्ट शीप की जरूरत होती है। अब फिर से जब कोई शीप इन पत्तियों को खाती है तो मेटासर्केरिया लार्वा उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और फिर यहाँ पर मैच्योर लिवर फ्लूक में बदल जाता है। फिर शीप की फीसेस के साथ में बाहर आ जाता है, अनुकूल वातावरण मिल जाता है तो ये मिरासीडियम लार्वा में बदल जाता है। फिर ये स्नेल की खोज करता है और जब इसको स्नेल मिल जाता है तो स्पोरोसिस लार्वा में और फिर रेडिया और इसके बाद सर्केरिया और मेटासर्केरिया में बदल जाते हैं। इस प्रकार से छात्रों लिवर फ्लूक का जीवन चक्र पूर्ण होता है। छात्रों लिवर फ्लूक की लाइफ साइकिल बहुत ही लंबी और जटिल होती है और इसके जीवन चक्र में इसकी डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे सबसे पहले एनकैप्सुलेटेड एम्ब्रियो जो शीप की फीसेस के साथ बाहर आते हैं। अगर अनुकूल वातावरण नहीं मिला तो वे मर जाते हैं। अब मिरासीडियम लार्वा को लीजिएगा। अगर सेकंड होस्ट स्नेल 24 घंटे के अंदर नहीं मिलता है तो ये भी मर जाएगा। अब स्नेल से बाहर जो सर्केरिया लार्वा आता है और उसको मेटासर्केरिया में बदलने से पहले किसी वर्टिब्रेट ने खा लिया तो उनके डाइजेस्टिव जूस उसको नष्ट कर देंगे। अब इन मेटासर्केरिया को कोई शीप नहीं मिली तो भी वे मर जाएंगे। यानी इनके लाइफ साइकिल में बहुत सारे हैजार्ड्स आते हैं जिससे इनकी डेथ रेट बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी इनकी जाति जीवित रहती है। उसके कुछ खास लक्षण हैं। इसलिए जैसे लिवर फ्लूक बहुत सारे एग देती है, एक एग से 1000 से 2000 सर्केरिया लार्वा बनते हैं, यानी कुछ तो जीवित बची जाते हैं, जिससे कि ये जाति अपना अस्तित्व बनाए रखती है। लिवर फ्लूक का जीवन चक्र हमने देखा कि ये किस प्रकार से अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो आखिर परीक्षा में एग्जाम में किस प्रकार से इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इससे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो एक बड़ा प्रश्न ही बनता है। एक बड़ा प्रश्न ही इससे पूछा जाएगा। लॉन्ग आंसर टाइप पूछा जाएगा, ज़्यादा मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा और ये प्रश्न आएगा जो बड़ा सिंपल सा होगा कि लिवर फ्लूक के जीवन चक्र का वर्णन करिएगा। तो इसका आपको वर्णन करना है, लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखना है, जब भी कोई आप प्रश्न का आंसर लिखते हैं तो चित्र बनाना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन रहता है उसके जो मार्क्स रहते हैं, जो अंक रहते हैं, उसमें उसके चित्र के भी अंक जुड़े रहते हैं। तो हमेशा बहुत अच्छा डायग्राम नीट एंड क्लियर ड्रॉ करिएगा
कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पेंसिल से ही उसको करें। यदि आपने प्रैक्टिस अच्छी की है तो आप उसका डायग्राम जो है, चित्र जो है, आप पेन से भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर आपको और बताना चाहूँगी कि कई बार ऐसा देखा गया है कि हम डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं करते हैं और जब एग्ज़ाम में लिखने के लिए हमारे आता है, जब क्वेश्चन आता है, वो अटेम्प्ट करते हैं हम क्वेश्चन, और जब हम डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में हम देखते हैं कि डायग्राम उतना अच्छा हम ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। जब पढ़ रहे थे, जब हम बुक में देख रहे थे डायग्राम, तो हमको लग रहा था कि नहीं, हम तो ड्रॉ कर लेंगे, इसका तो हम आंसर कर लेंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि डायग्राम के लिए प्रैक्टिस की जाए। इसीलिए सबसे पहले तो आप क्या करिए कि जो डायग्राम है आपका, जैसे जीवन चक्र है लिवर फ्लूक का, तो सबसे पहले बुक खोलिएगा या आपके प्रोफेसर ने जो आपको बनवाया है वो आप देखिएगा और उसको एक रफ कॉपी में देखकर ड्रॉ करिएगा। केवल ड्रॉ ही नहीं करना है, उसकी लेबलिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेबलिंग के भी अंक होते हैं। तो ड्रॉ करिएगा उसको लेबल करिएगा। फिर से थोड़ी देर बाद आप उसको ड्रॉ करिएगा, अभी भी आप बुक को देखकर ही ड्रॉ करिएगा। अब जब आप तीसरी बार इसको ड्रॉ करेंगे तो अब देखिएगा नहीं, बुक को बंद कर दीजिएगा और अब आप उसको देखिएगा। देखने के बाद बुक से आप देखिएगा कि आपने जो ड्रॉ किया है वाकई उसमें क्या क्या कमी है, लेबलिंग में कितनी कमी है, और इस प्रकार से आप खुद ही देखिएगा कि उस डायग्राम में क्या कमी है। और इसके बाद जो आपकी कमियां हैं उस डायग्राम में, उनको रेक्टिफाई करिएगा, उनको सुधारिएगा, और इसके बाद एक बार फिर से आप उस डायग्राम को पूरे को ड्रॉ करके देखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये निश्चित है कि एग्ज़ाम के समय में कई बार ऐसा होता है कि हम डायग्राम की तैयारी करके आए, वहाँ जाकर हम भूल जाते हैं। तो अगर आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की है तो ऐसा नहीं होगा कि आप डायग्राम ड्रॉ ना कर पाएं। और प्रश्न लिखने का भी तरीका है, उत्तर लिखने का भी तरीका होता है। उसमें सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा, आप लिवर फ्लूक के बारे में बताइएगा, और उसके बाद आप उसके जीवन चक्र पर आइएगा। जीवन चक्र पर आइएगा, साथ ही साथ आप उसमें पैराग्राफ में अपने आंसर को डिवाइड करिएगा। अगर आपको कोई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है तो उसको अंडरलाइन करिएगा। जो लार्वल स्टेजेस आ रही हैं, इसमें बीच में बहुत सारी आ रही हैं, वो लार्वल स्टेजेस, उनके आप टाइटल बनाइएगा, उस टाइटल को अंडरलाइन करिएगा और फिर उसको डिस्क्राइब करिएगा। इंट्रोडक्शन लिखिएगा, डिस्क्रिप्शन दीजिएगा, और इसके बाद कोशिश करिएगा कि डायग्राम ड्रॉ किया जाए। डायग्राम जो आप ड्रॉ करेंगे, आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि डायग्राम जो है बड़ा ड्रॉ किया जाए थोड़ा सा। बहुत से स्टूडेंट बहुत छोटे छोटे से डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, तो आप कोशिश करिएगा, ये जो लाइफ साइकिल है इसमें बहुत सारी स्टेजेस हैं, 2-2 होस्ट हैं, तो आप पूरी कोशिश करिएगा कि आपका जो कॉपी का पेज है इतने पूरे में ये डायग्राम आपका फैला हो। इससे डायग्राम कैसा दिखेगा? एकदम नीट एंड क्लियर डायग्राम दिखेगा। लेबलिंग के लिए भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पर एक ही प्रश्न बनता है, वो बनता है लिवर फ्लूक के जीवन चक्र का वर्णन करिएगा। एक बात और मैं ऐड करना चाहती हूँ कि कई स्टूडेंट ये कहते हैं कि अरे इसमें तो ये लिखा ही नहीं है कि चित्र सहित वर्णन करिएगा या सचित्र वर्णन करिएगा। लेकिन ये प्राणी विज्ञान है, जूलॉजी है, यानी उसमें लिखा हो या ना लिखा हो, आपको तो डायग्राम ड्रॉ करना ही है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। अगर ये छोटी छोटी सी बातों का हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे जंतु विज्ञान विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम लिवर फ्लूक का जीवन चक्र। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ एवं वार्ताकार थी डॉक्टर शशि तिवारी। निवेदिका थी अनुराधा। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये शैक्षणिक ध्वनि कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।